हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेदाकुलम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हमारी जो यूनिट चल रही थी उसका वॉल्यूम 3 लेकर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। और इस टॉपिक में हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कूलम्स लॉ। और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ की वजह से जो फोर्स आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी डिपेंडेंसी देखेंगे। उसके बाद चार्ज इंडक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो थोड़ा डायग्राम के थ्रू उसको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा, तो आपके नोट्स बन जाएंगे। और कूलम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, मीन्स कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर कूलम्स लॉ फेल हो जाएगा, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं। दिस इज़ फॉर योर नोट्स, आप यहाँ से नोट्स बनाएंगे। हम सीधा शीट पे चलेंगे जहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। सो देखिए, कूलम्स लॉ बेसिकली दो चार्जेस के बीच की बात करता है और दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करता है। तो अब वो चार्जेस क्या होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं हम पॉइंट चार्ज, कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। चलिए मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ज़रा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, उससे थोड़ा बेटर हो जाएगा आपके लिए। चलिए तो हम पॉइंट चार्ज को डिस्कस करते हैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ अर्थ की, और आपके पास एक फुटबॉल है। उन दोनों की फुटबॉल का जो साइज़ है और अर्थ का जो साइज़ है, फॉर एग्जांपल अर्थ का साइज़ मान लीजिए 3200 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, और फुटबॉल जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, ये होगी आपके पास 10 सेंटीमीटर के रेडियस की। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मेज़र कर देता हूँ, 10 मीटर का गैप बीच में हो, तो लगभग इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा सेंटर टू सेंटर, वो सेपरेशन अभी भी इस बॉल के साइज़ के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3200 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। दूसरा केस हम लेके चलते हैं, अर्थ और साथ में आ गया हमारे पास सन। ये अर्थ हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सन हो गया। अगर मैं सन और अर्थ के बीच के सेपरेशन की बात करता हूं, तो ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। सो इस सिस्टम के लिए अर्थ बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट कर रही है जैसे इस सिस्टम के लिए ये बॉल ट्रीट कर रही थी। क्लियर? तो यहां पर बॉल जिस तरीके से बिहेव करेगी वैसे ही इस सिस्टम के लिए ये बॉल ट्रीट करेगी। अब मैं ये दो एग्जांपल क्यों लिया मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, अगर उसका साइज दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के सेपरेशन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। अब आप यहां देखिए 10 सेंटीमीटर 3200 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है, आप ऐड करेंगे तो 3200 किलोमीटर ही रहेगा। सो इसलिए यहां पर ये फुटबॉल जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बट अर्थ जो है वो इस फुटबॉल के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगी, क्योंकि अर्थ का रेडियस 3200 किलोमीटर और सेपरेशन भी 3200 किलोमीटर है। आई कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर सन और अर्थ के सिस्टम की बात करता हूं, तो यहां पर अर्थ को मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट बन सकता है या नहीं भी बन सकता, ये डिपेंड करता है कि वो जो दो ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस भी वही हो गए कि एक ऐसा चार्ज, दो चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम जिसमें वो दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करें, मीन्स उनके बीच का सेपरेशन उन चार्ज बॉडीज के साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पहली चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं कूलम्स लॉ के बारे में, कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, कूलम ने इसको कैसे ऑब्जर्व किया मैं आपको बताता हूँ। कूलम ने क्या किया, एक चार्ज लिया Q1, मान लीजिए प्लस Q चार्ज था, उसने उसके पास एक दूसरा चार्ज रखा Q2 और उसको भी पोलैरिटी सेम था। तो उसने देखा कि इस Q1 की वजह से इस Q2 पे एक फोर्स लगा, फोर्स का मतलब ये Q2 दूर भागा इससे। फिर उसने क्या किया कि इस Q2 का मैग्नीट्यूड बदल दिया, तो उसने देखा कि इस पे जो फोर्स लगा वो थोड़ा और मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ओके, फिर तीसरी बार उसने क्या किया, इन दोनों के बीच का सेपरेशन बदलने की कोशिश करी, तो उसने देखा तब भी ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा था। फिर उसने इस मैग्नीट्यूड की पोलैरिटी चेंज कर दी, पॉजिटिव को निगेटिव कर दिया, तो अब देखा फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, अब वो अट्रैक्ट होने लगा। उसने लगा कि शायद ये इस चार्ज की प्रॉपर्टी है। फिर उसने दूसरे केस में क्या किया
इस Q2 को फिक्स कर दिया, अब सारा जो फिनोमिना है वो इस Q1 के लिए किया। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि जब सेम था तो रिपेल हुआ, जब अपोजिट पोलैरिटी आई तो अट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ से उसने कॉन्क्लूड कर लिया कि whenever there are two charges and they are separated from each other by some distance, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है। अब ये फोर्स का जब उसने मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करी ग्रेविटेशनल लॉ से, तो उसने देखा कि ये मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल लॉ का, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं है। इसका मतलब दिस फोर्स इज नॉट ड्यू टू द मास, ये फोर्स मास की वजह से नहीं है, इसका मतलब ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो उसने बोला कि भैया ये नई फोर्स आ गई है। तो अब उसने इस फोर्स को देखना शुरू किया, तो उसने देखा कि ये फोर्स मास से एक तरीके से और अलग है। कि मास में क्या होता था कि ये हमेशा, मास की तो कोई पोलैरिटी होती नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव की पोलैरिटी चेंज करने से इस फोर्स की डायरेक्शन बदल रही थी। पहली चीज़ तो ये होगी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसलिए डिफर है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि भैया ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों बिहेवियर शो कर रही है। ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्टिव शो करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो कूलम ने फिर इसको कंक्लूड कर दिया, अपने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए और जो उसको डेटा मिला उसके डेटा के बेसिस पर उसने कंक्लूजन दिया और उसने एक लॉ स्टैब्लिश कर दिया। अब उसने जो लॉ स्टैब्लिश किया वो लॉ क्या था हमारे पास, कि दो चार्ज बॉडीज वो बशर्ते पॉइंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए और उनके सेंटर टू सेंटर, सेंटर ऑफ चार्ज सेपरेशन अगर हमारे पास गिवन है, तो ये चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स होगी हमारे पास 1 पे 2 की वजह से लगने वाली और फोर्स जो है सेकंड चार्ज पे फर्स्ट की वजह से लगने वाली, ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की थी। मींस एक तरह से एक्शन रिएक्शन फोर्स थी। दूसरा, अगर मैं इनमें से किसी की पोलैरिटी चेंज कर देता तो ये फोर्स का जो डायरेक्शन है वो बदल गई। अभी भी ये रिपल्सिव फोर्स है एक दूसरे के लिए, मींस एक दूसरे के ऑपोजिट है, और अभी भी जब हमारे पास पोलैरिटी चेंज करी अभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लेकिन इस टाइम भी जो फोर्स थी उनका मैग्नीट्यूड सेम ही आया। अब उसने देखा ये जो फोर्स थी ये F12 या F21, इसकी जो उसने बात करी, अगर मैं इसको F कॉल कर लेता हूं, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली ऑन दैट, एंड ऑल्सो दिस फोर्स is inversely proportional to the square of separation between the two charges। और जहां पर भी ये कंडीशन लगती है हम इसको एक चीज बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है बच्चों। तो जब उसने इन दोनों कंडीशन को एक साथ अरेंज किया तो प्रोपोर्शनैलिटी बन गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज हो जाएगा जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल करेंगे। लेट दिस कांस्टेंट इज K, दिस इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट K है, ये कांस्टेंट जो है ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। अब इस कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गया दिस फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आगे जाके मैं मीडियम की डिपेंडेंसी आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। अब अगर हम इस K की जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर मैं बात करता हूँ वैक्यूम की या एयर की बात करता हूँ तो उस केस में जो K की वैल्यू आएगी वो 9 × 10⁹ ये आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आप इसकी वैल्यू रख के सीधा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं वैक्यूम और एयर के लिए, ठीक है भैया, ये चीज़ आ गई। दूसरा, ये तो हमारे पास इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, यही हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ है, इसी को हम कूलम्स लॉ कॉल करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ और सोचनी है कि अगर हमारे पास ये कूलम्स लॉ है तो इसका मतलब अगर मैं फोर्स का और आर के बीच का ग्राफ प्लॉट करता हूँ
तो ये ग्राफ कैसा बनेगा कि जब हमारे पास फोर्स और आर के बीच में ग्राफ आ रहा है, तो जब हमारे पास आर जीरो था तो फोर्स इन्फिनिटी बनेगा, और जब आर इन्फिनिटी होगा तो फोर्स जीरो होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास 1/r² का ग्राफ। तो यानी हमारे पास अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स मुझे जीरो करनी है तो उन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट करना पड़ेगा। इसका मतलब टू चार्ज पार्टिकल्स कहीं भी रखे हों उनके बीच में फोर्स हमेशा लगेगा, चाहे वो 0.00000000 कुछ भी हो जाए, तो वो फोर्स लगेगी ही लगेगी। ठीक है, आई होप ये आपको ये चीज समझ में आई है। ठीक है बच्चों, तो अब बात आती है कि ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली, जिसको हमने क्या बोला, कूलम्स फोर्स बोली, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये फोर्स बेसिकली क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं कोलंबियन फोर्स, या कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्यों बोला कि ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रखे हुए हैं, तो कंडीशन ये भी है हमारे पास कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ की वैल्यू होगी। दूसरा एक चीज़ और है, ये जो फोर्स होती है, ये जो न्यूटन्स की हमारे पास एक्शन रिएक्शन लॉ है उसको सेटिस्फाई करता है, तो हम इसको एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कॉल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, इन चार्ज पार्टिकल के बीच में जब ये फोर्स लगती है तो ये फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगी। ठीक है, अगर मैं ये फोर्स इस तरीके से बना दूं, देखिएगा यहाँ पे अलोंग ही लगती है, ये फोर्स कभी भी ऐसे नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, और जो भी फोर्स अलोंग द लाइन लगती है उनको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारे पास सेंट्रल फोर्स भी होती है। क्लियर, तो ये सेंट्रल फोर्स भी है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स भी है। ठीक है, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी सेटिस्फाई करती है। तो ये सारी चीज़ें इसके पास आ गई। और क्योंकि अगर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है तो इसका मतलब ये है F12 का जो वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर में होती है और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, दिस फोर्स इन वेक्टर नोटेशन इज रिटन एज K टाइम्स ऑफ दिस Q1 Q2 अपॉन R², और इसका कोई यूनिट वेक्टर हो जाएगा R। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन, क्योंकि ये कोई वेक्टर R है तो ये हमारे पास इस तरीके से, एक तो फॉर्मेशन ये हो गया। अब क्योंकि हम किसी भी यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब इस फोर्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर क्यूब इंटू वेक्टर R, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये ऐसे भी लिखोगे एग्जाम में तब भी ठीक है, ऐसे भी लिखोगे एग्जाम में तब भी ठीक है। तो ये कूलम्स फोर्स को वेक्टर फॉर्मेशन में लिखने का तरीका हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है हमारे पास। अब देखिए नोट्स में क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगी है हमारे पास यहाँ पे। F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q1 Q2 द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस, K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम। अभी आगे बात करने वाला हूँ इसका। वेक्टर फॉर्म की अगर बात करते हैं तो दिस वेक्टर F1 दैट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R वेक्टर, F2 इज इक्वल टू अगेन R वेक्टर। F1 और F2 क्योंकि ये हमारे पास एक दूसरे के ऑपोजिट लगती हैं, कोलंबियन फोर्स आर ऑलवेज ऑपोजिट फोर्सेस। ठीक है, तो एक दूसरे को ऑपोजिट लगती हैं, तो इनको वेक्टर फॉर्मेशन में ऐसे लिखेंगे। यानी इस पे अगर नेट कैलकुलेट करता हूं तो वो 0 हो जाएगा। देखो F1
और इसको इधर लेके आ जाता हूँ तो F2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर चार्जेस का इनका प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये फोर्स रिपल्सिव होगी, इसका मतलब ये लाइक चार्जेस लेके आ रहा है। और अगर इनका प्रोडक्ट हमारे पास निगेटिव आता है यानी लेस देन 0 आता है तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये बताता है हमारे पास ये अनलाइक चार्ज है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि ये फोर्स मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है, जहां पर मैं इस के की बात कर रहा था। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। अब देखो ये जो हमारे पास के की वैल्यू होती है, जो हमने ये कांस्टेंट के कैलकुलेट किया था, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आया? दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो यहां पर हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये बेसिकली हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि भैया कोई मीडियम जो है वो मीडियम कितना कैपेबल है इस फोर्स को प्रोसेस करने में। अब जैसे हमारे पास होता है ना कि क्लियर वेदर हो गया और डस्ट आ गई तो हमारे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने जाती है, स्मोक आ जाता है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी इसी तरीके की चीज़ है कि दो चार्जेस के बीच में जब ये फोर्स लग रहा है तो मीडियम का जो टेंडेंसी है वो बताएगा कि अगर एयर होगा तो ये फोर्स कैसे जाएगी वहाँ पे। अगर हमारे पास वहाँ पर बीच में वुड रख दिया तो मीडियम बदल गया, थोड़ा डेंस्ड हो गया मीडियम, तो हमारे पास फोर्स का अमाउंट बदल जाएगा। तो ये बेसिकली मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि ये इस फोर्स को कितना रिस्ट्रिक्ट करेगी या कितना ईजिली उसको प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आया आपको? चलिए अब यहां पर किसी मीडियम की परमिटिविटी की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। ये हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा किसके रेस्पेक्ट में चेक की जाएगी? वो स्पेस के रेस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। तो यानी एक तरह से रिलेटिविटी आ गई। जैसे हम डेंसिटी निकालते थे ना, रिलेटिव डेंसिटी, कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहां पर हमने इसको रेफरेंस ले लिया। तो किसी भी मीडियम की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। दिस एप्सिलॉन आर इज permittivity of medium with respect to the permittivity of free space. So this is called relative permittivity. तो इसका मतलब ये हो गया k की वैल्यू इसकी जगह पे सीधा सीधा क्या आ गया कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड दिस एप्सिलॉन डिपेंड्स अपॉन द एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैन बी रिटन एज। ओके, तो अब देखो यहां पे इस जो यहां पर ये जो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की वैल्यू अब देखो 1/4 पाई दिस एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड 9 × 10⁹, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है ये हो जाएगी 1। किसके लिए? अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूं या फ्री स्पेस की बात करता हूं या एयर की बात करता हूं तो उसके लिए। बाकी और सबके लिए ये ग्रेटर देन 1 होती है, ये कभी निगेटिव नहीं होती। ये नोट्स बना लेना छोटे छोटे, ठीक है? ये बात समझ में आया आपको? तो इसका मतलब ये है, अब मैं कूलम्स लॉ को क्या लिख सकता हूं जनरल फॉर्म में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया। अब इस जनरल फॉर्मूले से देखो क्या रिजल्ट मेरे को बनता है कि भैया अगर हमारे पास किसी मीडियम को बदल दिया जाए तो वो फोर्स बदल जाती है। और ये फोर्स मैक्सिमम कब लगती है? जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। मिनिमम कितनी है? 1। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर में कोलंबियन फोर्स मैक्सिमम होती है, बाकी सभी मीडियम में ये कम हो जाती है। बात समझ में आया? क्लियर? इसको कई बार हम
जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। और इसको बुक्स कई बार स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट कर देती हैं, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे माइका के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 या 6 के आसपास होती है। ग्लास के लिए 3-4 ज़्यादा, वाटर के लिए 81 होती है, एयर के लिए 1 पॉइंट समथिंग होती है, 00 समथिंग, तो लगभग 1 ही ले लेते हैं। वैक्यूम के लिए परफेक्ट होती है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी आपको क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको समझाया आपको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट याद रखा करो। ये होती है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू बन के आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9, जो मैंने पहले बताया था। अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स वैक्यूम में है तो ये फोर्स का फॉर्मूला सीधा ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो गई। जब वो किसी मीडियम में रखे हैं तो उसमें एप्सिलॉन आर आ जाएगा, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए, तो इनके बीच में रिलेशन बन गया। और क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसलिए मीडियम में जो फोर्स होगी वो हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में कम होगी, यही मैंने आपको समझाया था। तो आई होप कूलम्स लॉ के ये दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि चार्ज इंडक्शन क्या होता है। ये आप थोड़ा थोड़ा देखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कंडक्टिंग बॉडीज़ और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ में एक्सप्लेन किया। कंडक्टिंग बॉडीज़ में क्या है कि आपके पास कोई रेगुलर शेप्ड बॉडी है, जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज को उसके पास लाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अट्रैक्शन की वजह से इसकी तरफ मूव करने लगते हैं। तो इस वाली पे मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, जो नेगेटिव चार्ज शो करती है। यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नॉन कंडक्टिंग बॉडीज़ में मैंने आपको डाइपोल कंस्ट्रक्शन बताई थी कि जो चार्ज होता है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स दिस चार्ज। तो जो हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स बन जाते हैं हमारे पास, और उनकी टोटल इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन किसी और जगह शिफ्ट हो जाती है और वो पॉजिटिव की अलग हो जाती है, और ये एक डाइपोल की फॉर्मेशन देने लगते हैं। तो एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी में मल्टीपल डाइपोल्स बनने लगते हैं, जिस वजह से इनके बीच में फोर्स लगती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अब लिमिटेशंस भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि भाई कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है। पहली चीज़ कि कूलम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। अब वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड क्यों है, अब आइए इसको समझते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी चार्ज पार्टिकल का सेंटर पॉइंट वो कंसिडर किया जाता है जहाँ पर उसके टोटल चार्ज की कंसंट्रेशन होती है। तो मान लीजिए 2 चार्ज पार्टिकल हमारे पास हैं और उन दोनों चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के क्लोज रख दिया, ठीक है। अगर क्लोज रख दिया तो इन दोनों के बीच में इंडक्शन हो जाएगा, और इंडक्शन होने की वजह से इनके ऊपर की जो चार्ज की कंसंट्रेशन है वो बदल जाएगी, बिल्कुल कुछ इस तरीके से होने लगेगी, जिस वजह से जो उनका सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसी और जगह पे। और अब हम उस आर को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे जिस आर पे कूलम्स फोर्स डिपेंड करती है। अब क्योंकि इस आर को कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, इसीलिए हमारे पास अगर 2 ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंडक्शन फिनोमिना की वजह से वहाँ पर आर जो है वो चेंज होने लगता है और कूलम्स लॉ फेल हो जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। दूसरी चीज़, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज ओनली। मैंने अभी क्या बोला था कि पॉइंट चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। अब रेस्ट पे मतलब दोनों चार्ज रेस्ट पे हो, नहीं, कोई एक चार्ज रेस्ट पे होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी ले आता है, और इसके पीछे रीज़न था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि व्हेन चार्ज इज इन मोशन देयर इज इलेक्ट्रोडायनेमिक बिहेवियर। तो अब इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा, तो खाली कूलम्स लॉ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी आएगी, तो जो फोर्स हमें मिलेगी उसमें मैग्नेटिक फोर्स का भी कुछ भाग होगा, तो कूलम्स लॉ से डायरेक्ट अब वो फोर्स नहीं निकलेगी। तो जब मैग्नेटिक फोर्स और कोलम्बियन फोर्स दोनों इंटरैक्ट होती हैं एक साथ, तब वहां पर हम उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। हम आगे पढ़ाएंगे उसको। तो अगर हमारे पास एक चार्ज मूव कर रहा है और दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास उस केस में मोशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, टोटल फोर्स हो जाएगी कोलम्बियन फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स 0 कब होगा, जब इनमें से कोई भी एक चार्ज रेस्ट पे होगा।
तो व्हेन वन ऑफ द चार्ज इज एट रेस्ट द मैग्नेटिक फोर्स बिकम जीरो, सो F इज इक्वल टू FC. Hence at least one of the charge should be at rest. So these are the two limitations of Coulomb's law. चलिए अब मैं आपको इसमें एक छोटा सा एक पोर्शन करा देता हूं कि Coulomb's law की यूनिट देखिए. Coulomb's law की जो SI यूनिट होती है वो SI यूनिट होती है कूलम. चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है. और इस चार्ज की जो CGS यूनिट होती है वो होती है ESU. ESU मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. क्लियर. और इसको एक नाम और भी बोला जाता है जिसको बोलते हैं हम स्टैट कूलम. और इसको एक नाम और भी बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन. और इसको FR से रिप्रेजेंट भी करते हैं. क्लियर. तो अब 1 कूलम जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम और फ्रैंकलिन. ये चीज क्लियर हुई. एक यूनिट. एक और यूनिट भी होती है इसकी, वो होती है EMU जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. और 1 EMU इज ऑलवेज इक्वल टू 3 इंटू 10 ESU, यानी दैट इज इक्वल टू 10 कूलम. तो इसका मतलब सबसे बड़ी यूनिट क्या बनी? 10 कूलम को मिला के 1 EMU बना है. तो सबसे बड़ी यूनिट एक तरह से आपको EMU बन गई. ये हमारे पास कुछ इसकी चार्ज की यूनिट्स थी और ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी. सो आई होप गाइज आपको ये मेरा मॉड्यूल 3 में जो मैंने कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी उसकी डिपेंडेंसी मीडियम पे और हमने इसके लिमिटेशंस की बात करी और ये आपको समझ में आई होंगी. और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे भेजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स, या कोई क्वेरीज होगी वो मुझे दीजिएगा. नेक्स्ट में मैं आपको इसके कुछ एप्लीकेशंस और साथ में एक्सप्लेन करूँगा कि 2 से ज़्यादा चार्जेस पे कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं. थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर